मेरी नींद उड़ चुकी थी। सारी रात मैंने लिहाफ के अंदर लेटे जाग कर गुजार दी। बार बार यही ख्याल आता रहा कि जमीला कहाँ गई थी। दिल यही कहता कि वो जरूर नागिन की मुढ़ी वाले खंडर में गई होगी। उसके बाद जमीला के जोर जोर से सांस लेने की आवाज बिल्कुल नहीं आई थी। मैंने लिहाफ से मुंह निकालकर उसके पलंग की तरफ देखा। मैंने टेबल लैंप बुझा दिया हुआ था। कमरे के रोशनदान में से पिछले पहर पौ फटने की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। जमीला लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। एक बार मुझे उसके हल्के हल्के खर्राटे लेने की आवाज भी आई। जब वो गहरी नींद में होती तो हल्के हल्के खर्राटे लेती थी। उसने कभी दूसरों को जगह देने वाले खर्राटे नहीं लिए थे। मेरा दिल उसकी मोहब्बत से लबरेज हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी वजह से ये इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई है। ना मैं उसे ब्याह करके ढाके लाता, ना उसे ये मुसीबत के दिन देखने पड़ते। रोशनदान में सुफेदा सुब नमूदार होने लगा तो मैं बिस्तर छोड़कर उठ बैठा। दिल में कलमा शरीफ पढ़कर चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। कुर्सी पर पड़ी हुई गर्म चादर जिस्म के गिर्द लपेटी, दबे पांव चलता दरवाजे के पास आया, कुंडी खोली और बाहर निकल गया। मकान से बाहर आकर मैं पिछवाड़े वाले मैदान में आ गया और दूर से उस मनहूस खंडर को देखने लगा जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं और जिसके बारे में मुझे शुबा था कि जमीला रात को उसी खंडर में गई है। वो वहां क्या करने गई थी ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि वो उसी खंडर में रात को गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सैर करने के अंदाज में मनहूस खंडर की तरफ चल पड़ा। मैं उस खंडर को देखना चाहता था कि उसमें कौन सी पुरस्कार बात है। सूरज तुलू हो चुका था और खंडर के गुंबद पर सूरज की अव्वलीन सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। एक गिद्ध गुंबद के ऊपर सर झुकाए बैठा था। मैं खंडर के करीब गया तो वो गिद्ध फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। खंडर का गुंबद हिंदुओं के मंदिरों के अंदाज का था और एक तरफ से मुनहदिम हो चुका था। दीवारों का भी गारा चूना जगह जगह से उखड़ा हुआ था। फर्श पर मिट्टी ही मिट्टी थी। मैं एक शिकस्ता दीवार के पास खड़े होकर जायजा लेने लगा। मुझे वहां कोई पुरस्कार या खास बात नजर नहीं आ रही थी। मैं नीचे उतरकर खंडर की दूसरी तरफ गया। यहाँ दीवार के साथ सरकंडे उगे हुए थे। एक जगह मुझे दीवार में शगाफ सा दिखाई दिया। आगे बढ़कर देखा तो शगाफ की दूसरी तरफ घुप अंधेरा था। मैंने पत्थर उठाकर अंदर फेंका तो वो एक सेकंड का वक्फा डालकर नीचे पक्के फर्श पर गिरा। पक्के फर्श पर गिरने की वजह से मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ मरहट्टा सरदार ने कोई तहखाना बनाया होगा। मैंने शगाफ में से झांक कर देखा, मुझे कुछ नजर न आया। नीचे तारीकी ही तारीकी थी। मैं पीछे हट गया। जैसे ही मैं चंद कदम पीछे हटा मैंने देखा कि एक स्याह रंग का 2-3 फुट लंबा सांप शिगाफ से निकलकर सरकंडों की झाड़ियों के दरमियान से होता हुआ मैदान की तरफ रेंगने लगा। मैं सांप को देखने लगा। सांप मैदान में तेजी से रेंगता हुआ उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वो मकान था जहां मैं और मेरी बीवी जमीला ठहरे हुए थे। सांप की रफ्तार एकदम तेज हो गई थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं ये वही सांप न हो जो जमीला को हलाक करने के लिए उसके पीछे लगा हुआ है। इतनी देर में सांप काफी आगे जा चुका था। मैं उसकी तरफ दौड़ा। मैंने जमीन पर से पत्थर उठाकर पूरी ताकत से सांप पर दे मारा। एक तो सांप मुझसे कुछ फासले पर था, दूसरे वो लहरा लहरा कर खासी तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था, इसलिए मेरा वार खाली गया। सांप का रुख हमारे मकान की तरफ ही था। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि सांप मेरी बीवी को डस कर हलाक कर दे, जबकि मुझे मालूम था कि जमीला कमरे में सो रही है और वो सांप से अपना बचाव भी नहीं कर सकेगी। जो मेरे हाथ में आया मैंने जमीन पर से उठाकर सांप पर फेंकना शुरू कर दिया। एक लकड़ी मेरे हाथ में आ गई। मैंने जोर से सांप पर फेंकी। लकड़ी छोटी थी मगर सांप की दुम पर लगी और सांप ने फुनकार मारकर अपना रुख बदल लिया। वो मकान की तरफ जाने की बजाय छोटी सड़क की तरफ तेजी से भागा और झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने जमीन पर से एक ईंट उठाई और बड़ी एहतियात के साथ चलकर झाड़ियों के पास आ गया। मैंने दूसरे हाथ से कुछ रोड़े उठाकर झाड़ियों पर फेंके। सांप अंदर से न निकला। उस वक्त मेरे पास रिवॉल्वर नहीं था। रिवॉल्वर मेरे पलंग पर सरहाने के नीचे था। मैंने एक छड़ी से झाड़ियों को इधर उधर हिलाया मगर सांप तो जैसे गायब हो गया था। देर तक मैं झाड़ियों को इधर उधर हिलाता रहा मगर सांप दोबारा नजर न आया। मैंने ईंट वहीं फेंकी और दौड़कर मकान के अंदर आ गया। दरवाजा बंद कर दिया और बेडरूम में घुसकर उसका भी दरवाजा बंद कर दिया। जमीला अभी तक सो रही थी। मैंने अपने सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर उसे चेक किया और बेडरूम से निकलकर बरामदे में आ गया। मेरी निगाहें इधर उधर सांप को तलाश कर रही थी मगर सांप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रिवॉल्वर मैंने जेब में रख लिया। किचन में से बूढ़ा खैरू निकल आया। उसके हाथ में पानी का
برتن था। पानी एक तरफ फेंक कर उसने मुझसे पूछा, हुजूर चाय ले आऊं? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर ठहरो चचा। वापस बेडरूम में आकर मैंने जमीला को जगा दिया। मैं उसे खबरदार करना चाहता था। जब मैंने उसे बताया कि मैंने 2 फुट लंबे काले सांप को देखा है जो मकान की तरफ आ रहा था, तो जमीला ने बगैर किसी तशवीश का इजहार किए कहा, जरूर वो संथावली मठ का सांप होगा। मैंने कहा, हमें इस मकान को बदलना होगा। मैंने सांप को मारने की बहुत कोशिश की मगर वो कहीं गायब हो गया। जमीला ने बालों को पीछे बांधते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, मकान को बदलने से क्या होगा? मैं जिस मकान में जाऊंगी सांप मेरी बू सूंघता हुआ उसी मकान में आ जाएगा। वो इतनी दूर से मेरी तलाश करता हुआ दिल्ली पहुंच गया है तो क्या यहाँ से दूसरे मकान में नहीं आ सकेगा? मुझे जमीला पर गुस्सा आ गया। वो इस तरह बातें कर रही थी जैसे सांप की हिमायत कर रही हो। मैंने कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि सांप आकर तुम्हें और मुझे डस कर मार डाले, यानी हम इसी जगह बैठे रहें, हम अपने बचाव के लिए कुछ न करें? जमीला ने भी मुझे गुस्से की निगाहों से देखा। कहने लगी, ये मैंने कब कहा है? ठीक है, हम ये मकान बदल लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, हम आज ही दिल्ली शहर को छोड़कर कलकत्ते चले जाएंगे। हाजी साहब वहां से हमें बर्मा रंगून की तरफ निकालने का जरूर इंतजाम कर देंगे। अब मुझे एक नई परेशानी ने घेर लिया। मुझे यही फिक्र लग गई कि कहीं जमीला का दुश्मन सांप किसी तरफ से मकान के अंदर न घुस आए। किसी वक्त ये सोचकर कुछ तसल्ली भी हो जाती कि हो सकता है वो जमीला का दुश्मन सांप न हो और हमारे मकान में जाने की बजाय वो किसी दूसरी तरफ जा रहा हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि काला सांप जमीला को डसने जा रहा है, सिवाय इसके कि सांप का रुख हमारे मकान की तरफ था। लेकिन ये इत्तेफाक की बात भी हो सकती थी कि सांप मैदान उबूर कर रहा था, उसका रुख हमारे मकान की तरफ भी हो सकता था। लेकिन कावेरी ने और खुद जमीला ने अपनी बातों और रवैये से मेरी नफ्सियात को इस कदर मुतासिर कर दिया था कि मुझे खामखा यकीन हो रहा था कि काला सांप संथावली मठ के पुजारी सपेरों का छोड़ा हुआ सांप है जो मेरी बीवी को हलाक करने आया है। शाम को मुश्ताक साहब आए तो मैंने उन्हें कहा कि यहाँ मैंने एक CID वाले को मकान के गिर्द मंडलाते देखा है, इसलिए मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से कलकत्ते की तरफ निकल जाना चाहिए। मुश्ताक साहब CID का सुनकर फिक्रमंद से हो गए। कहने लगे, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इंटेलिजेंस का आदमी था? मैंने कहा, मैं CID के आदमियों को उनके चेहरों और उनकी चाल से पहचान लेता हूँ। मुश्ताक साहब और फिर वो आदमी बार बार हमारे मकान की तरफ देखता था। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ आप भी मुसीबत में फंस जाएं, इसलिए हमें इसी वक्त रेलवे स्टेशन पहुंचा दें, वहां से हमें कलकत्ते जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। मुश्ताक साहब बोले, मियाँ कल 10-11 बजे कलकत्ते से हाजी फरीद साहब ने टेलीफोन करना है और तुम्हें बर्मा पहुंचाने के बारे में बताना है। कम से कम कल का दिन तो ठहरो, ये तो पता लग जाने दो कि हाजी फरीद साहब ने तुम्हारे बारे में कुछ बंदोबस्त किया भी है या नहीं। मुश्ताक साहब की दलील माकूल थी। अब मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कहना चाहता था कि हमें किसी दूसरे मकान में ले जाएं क्योंकि यहाँ हमें एक सांप से डर लगता है। मैं तजब्जुब में पड़ गया। आखिर मैंने यही कहा, जैसे आपकी मर्जी, कल का दिन देख लेते हैं। अगर हाजी फरीद साहब ने कलकत्ते से फोन पर यह भी बताया कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तब भी मैं यहाँ ठहरना मुनासिब ख्याल नहीं करता क्योंकि इंटेलिजेंस वालों को मुझ पर शक पड़ गया है कि मैं मफरूर जंगी कैदी हूँ। अब किसी भी वक्त पुलिस यहाँ छापा मार कर मुझे और जमीला को और उसके साथ आपको भी गिरफ्तार कर सकती है। मुश्ताक साहब ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, ऐसी सूरत में मैं तुम दोनों को अपने राय सेना के इलाके वाले क्वार्टर में ले चलूंगा। सिर्फ आज की रात तुम यहाँ रुके रहो, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मुश्ताक साहब चले गए। उस वक्त अभी दोपहर ही थी। मुश्ताक साहब से मैंने जो बातें की थी उनके बारे में जमीला को मैंने कुछ न बताया। मैं इस ख्याल से परेशान था कि सांप किसी तरफ से मकान में दाखिल होकर जमीला पर हमला न कर दे, मगर मैंने महसूस किया कि जमीला को उसकी जरा सी भी फिक्र या तशवीश नहीं थी। एक बार जब मैंने उससे सांप के सिलसिले में अपनी परेशानी का इजहार किया तो उसने बड़े आराम से कहा, सांप आता है तो उसे आने दो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी भी तो फिक्र है। वो बालों में कंघी फेर रही थी। कहने लगी, तुम्हें कह दिया ना, सांप मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और वो मुझे भी कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद सांप का जिक्र मत करना। चूंकि मुझे मालूम था कि इस खतरे में घिरे हुए मकान में हमें सिर्फ एक ही रात बसर करनी है। कल यहाँ से निकलकर या तो कलकत्ते की तरफ चल देंगे या मुश्ताक साहब हमें अपने दूसरे मकान में ले जाएंगे। इसलिए मैंने जमीला से ज्यादा बहस न की और खामोश रहा। मुझे इस मकान में सिर्फ एक रात किसी न किसी तरह गुजारनी थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये रात जाग कर गुजारूंगा। वो रात मैंने सोते जागते गुजार दी। बेडरूम के दरवाजे को मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया था। गुस्ल
गुस्ल खाने में एक नाली थी। नाली में मैंने कपड़ा ठूंस दिया था ताकि सांप उसमें से अंदर ना आए। रात गुजर गई। जमीला सारी रात सुकून के साथ सोई रही। सांप की तरफ से उसे जरा भी परेशानी ना हुई। उसके इस रवैये से मुझे तशवीश भी होती और हैरानी भी। ये वो औरत थी कि सांप के नाम से डर जाया करती थी और अब जबकि एक सांप उसके पीछे लगा हुआ था वो बड़े आराम से सो रही थी। दिन निकल आया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। बाहर आकर देखा सांप मुझे कहीं नजर न आया। मुझे अब यकीन सा हो गया था कि जिस सांप को मैंने कल नागिन वाली मुड़ी की झाड़ियों से निकलते देखा था वो कोई आम सांप था। जमीला के पीछे लगा हुआ सांप नहीं था। शाम से पहले पहले मैं दिल्ली से निकल जाने का फैसला कर चुका था, लेकिन मुश्ताक साहब ने आकर बताया कि हाजी फरीद साहब के छोटे भाई का कलकत्ते से फोन आया है कि हाजी साहब बाजार गए हुए हैं और कह गए हैं कि जब तक मैं न कहूँ करमदाद को कलकत्ते न भेजा जाए। मैं मायूस सा हो गया। मुश्ताक साहब ने कहा, भाई हाजी साहब तुम्हारे लिए ही तगोदौ कर रहे हैं। जब वो तुम्हारे काम में लगे हुए हैं तो बेहतर यही है कि तुम अभी यहीं ठहरे रहो। अगर तुम्हें इंटेलिजेंस वालों का खतरा है तो मैं कल सुबह सुबह तुम्हें अपने राय सेना वाले क्वार्टर में ले चलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इन हालात में कलकत्ते जाने का मशवरा नहीं दूंगा जबकि हाजी फरीद साहब भी वहां नहीं है। मैंने कहा, मैं आपके मशवरे पर ही अमल करूंगा, लेकिन इस मकान से मैं आज ही चले जाना चाहता हूँ। मुश्ताक साहब ने बताया कि राय सेना वाले क्वार्टर में उनका एक बाहर से आया हुआ मेहमान ठहरा हुआ है। वो कल सुबह की गाड़ी से जबलपुर जा रहा है, इसलिए हमें कल दोपहर के वक्त ही क्वार्टर खाली मिल सकेगा। मैं मजबूर हो गया। एक और रात मुझे उसी मकान में ठहरना था। जमीला को इन हालात का इल्म हुआ तो कहने लगी, तुम यहाँ से दूसरे मकान में क्यों जा रहे हो? यहाँ क्या दिक्कत है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारे दुश्मन सांप का डर है, मैं ये तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। वो बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। जमीला ने हालात को हर कैफियत में कबूल कर लिया था। ये बात भी बड़ी अजीब थी। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं धूप में मकान के पिछवाड़े टहल रहा था कि मैंने एक आदमी को देखा जो थोड़े फासले पर कीकर के दरख्त के नीचे खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने कोई ख्याल न किया। थोड़ी देर बाद दोबारा उस तरफ देखा तो वो आदमी वहां नहीं था। मैं वापस मकान की तरफ आया तो उसी आदमी को मैंने एक बार फिर देखा। वो कच्ची सड़क के कोने वाले दरख्तों के पास खड़ा मुझे देख रहा था। मुझे यकीन हो गया कि ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और इसको कहीं से मेरा सुराग मिल गया है। मैं मकान के दरवाजे के बाहर पुरानी कुर्सी पर धूप में बैठ गया। दरअसल मैं उस आदमी की नक्लो हरकत नोट करना चाहता था। वो मशकूक आदमी दरख्तों में कहीं गुम हो गया। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि अगर ये वाकई इंटेलिजेंस वालों का आदमी है तो हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन मैं जमीला को लेकर खुद किसी तरफ नहीं जा सकता था। मुश्ताक साहब ने मुझे सख्ती से इधर उधर जाने से मना कर रखा था। जमीला सिंगार मेज के सामने बैठी बाल ठीक कर रही थी। मैंने उससे सीआईडी वाले आदमी की कोई बात न की। मुश्ताक साहब भी आ गए। मैंने उनसे जिक्र किया तो वो कहने लगे, मियाँ किसी तरह आज की रात गुजार लो, कल मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा। वैसे हो सकता है कि वो इंटेलिजेंस का आदमी ना हो। मुश्ताक साहब चले गए। अभी दिन पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। जमीला पलंग पर बैठी चाय पी रही थी। मैं लाहौर, जेहलम और रावलपिंडी की बातें करने लगा। इन शहरों में ही हमारे रिश्तेदार रहते थे। वो खामोशी से चाय भी पीती रही और मेरी बातें भी सुनती रही। फिर सर्द आह भर कर प्याली तपाई पर रखती हुई बोली, खुदा जाने हमें पाकिस्तान जाना नसीब होगा भी या नहीं। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इतनी भारी मुसीबत से निकल आए हैं तो ये मुसीबत भी कट जाएगी और हम पाकिस्तान पहुंचकर नई जिंदगी शुरू कर देंगे। उस रोज बड़ी सर्दी थी। आसमान पर बादल थे और कोहर सा छाया हुआ था। अभी शाम नहीं हुई थी। मैं और जमीला छोटे से ड्राइंग रूम में बैठे थे। बिजली का हीटर लगा हुआ था। मेरी आदत थी कि रात को रिवॉल्वर मैं सरहाने के नीचे रख कर सोता था और दिन के वक्त उसे अपनी गर्म जैकेट की जेब में रख लेता। जमीला को मेरे रिवॉल्वर का इल्म था। मुश्ताक साहब को मैंने रिवॉल्वर के बारे में कुछ नहीं बताया था, इस ख्याल से कि वो मुझसे ले लेंगे क्योंकि वो बगैर लाइसेंस के था। मुलाजिम चचा खैरदीन किचन में रात के लिए खाना तैयार करने में लगा हुआ था। सर्दी और कोहर की वजह से बाहर खामोशी छाई हुई थी। किसी किसी वक्त सड़क पर से किसी लारी या स्कूटर के गुजरने की आवाज आ जाती। मैं पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जमीला की तरफ और उसने मेरी तरफ देखा। ये कोई अजनबी ही हो सकता था जिसको पता नहीं था कि मकान के बाहर वाले दरवाजे पर घंटी का बटन भी लगा हुआ है। मैंने जमीला से कहा, तुम बेडरूम में चली जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। वो उठकर कमरे से निकल गई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया तो देखा कि एक लंबे कद का भारी भरकम आदमी खड़ा है। कहने लगा, मुझे मुश्ताक साहब ने भेजा है, आपके लिए एक जरूरी पैगाम है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुश्ताक साहब का नाम सुनकर मैंने उसे अंदर बुला लिया। अंदर आकर उसने कमरे का जायजा लिया और बोला, आपने कमरा खूब गर्म कर रखा है, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? मेरा माथा ठनका। मुश्ताक साहब का भेजा हुआ आदमी इस किस्म के सवाल नहीं कर सकता था। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी हाँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। आप बताएं मुश्ताक साहब ने क्या पैगाम भिजवाया है?
वो आदमी अभी तक बंद दरवाजे के आगे ही खड़ा था। उसने मुझ पर एक गहरी निगाह डाली और बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, बात यह है कि हमें तुम्हारे बारे में एक एक बात का इल्म हो चुका है। तुम पाक फौज के अफसर हो और जंगी कैदियों की ट्रेन से फरार हुए हो। मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी हूँ और तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। एक बार तो मुझे कमरा घूमता हुआ नजर आया, मगर फौरन ही मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने बड़े एतमाद से कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मफरूर जंगी कैदी हूँ। मैं मुसलमान जरूर हूँ। भोपाल में मेरी मुनियारी की दुकान है। दिल्ली माल खरीदने आया हूँ और मुश्ताक साहब के पास ठहरा हुआ हूँ। मेरा किसी पाकिस्तानी आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। उस आदमी ने बड़े आराम से कोट में से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में मुझे पिस्तौल नजर आया। कहने लगा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करो। हमारी इंटेलिजेंस ने हमें तुम्हारी फुल रिपोर्ट दी है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि चुपचाप मेरे आगे लगकर बाहर आ जाओ। अगर तुमने अपनी सफाई में कुछ कहना है तो फौजी क्वार्टर गार्ड में हमारे अफसरों के आगे कहना। जमीला ने ये बेवकूफी की कि जैसे ही उसने कमरे में बातों की आवाज सुनी तो दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। इंटेलिजेंस के आदमी ने जमीला की तरफ देखा और बोला, बहुत खूब, तुम्हारे साथ एक औरत भी है, ये भी हमारे साथ जाएगी। उसने पिस्तौल की नाली का रुख जमीला की तरफ करके कहा, तुम भी आ जाओ। ये बड़ी नाजुक घड़ी थी, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मुझे जो कुछ करना था 1-2 सेकंड के अंदर ही करना था। अगर हम दोनों इस आदमी के साथ चले जाते हैं तो ये न सिर्फ मेरी और जमीला की अजियतनाक मौत थी, बल्कि हमारे मोहसिन मुश्ताक साहब का भी मुस्तकबिल तबाह हो सकता था। भरा हुआ रिवॉल्वर मेरी जैकेट की जेब में था। मैं उसका सेफ्टी कैच हर वक्त खोल कर रखता था। मैं कोई अनाड़ी सिविलियन नहीं था। पाक फौज का तरबियत याफ्ता फौजी और कमांडो था। जमीला का रंग जर्द हो चुका था। फैसला मैंने कर लिया था, लेकिन अपने फैसले पर अमल करने के लिए मुझे 2-3 सेकंड की जरूरत थी। आपके लिए 2-3 सेकंड कोई हैसियत नहीं रखते होंगे, लेकिन एक कमांडो एक्शन में आने के लिए इतना वक्त बहुत होता है। मैं 1-2 सेकंड उस आदमी से बात करने में गुजारना चाहता था। मैंने अपने हाथ पहले ही इस तरह जैकेट के अंदर बगलों में दिए हुए थे जैसे मुझे सर्दी लग रही है। मैं कुर्सी पर बैठा था, आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। वो आदमी पिस्तौल ताने एक कदम पीछे हट गया। खबरदार, कोई बेवकूफी मत करना, मुझे तुम्हें गोली मारने का भी ऑर्डर है। मैंने कहा, महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। बकवास बंद करो। वो आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जो 3 लफ्ज वो बोल चुका था वो उसकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज थे। मैंने बगलों में हाथ दे रखे थे और इसी दौरान अपना सीधा हाथ जैकेट के अंदर वाली जेब में डालकर रिवॉल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। जिस तरह बिजली चमक कर गायब हो जाती है, मेरा ख्याल है उससे भी कम वक्त लगा होगा। मैंने रिवॉल्वर बाहर निकाला, उस आदमी पर फायर किया और उसके साथ ही अपने आप को दाएं जानिब सोफे पर गिरा दिया, इस ख्याल से कि उस आदमी के हाथ में पिस्तौल था, वो घबरा कर फायर कर सकता था। लेकिन मेरे रिवॉल्वर की साइलेंसर से जो गोली निकली वो सीधी उसके दिल में पैवस्त हो चुकी थी। पिस्तौल उसके हाथ में ही रह गया और वो पीछे को धड़ाम से गिर पड़ा। जमीला के हल्क से खुश्क सी चीख निकली। मैंने उसे कहा, अब आवाज मत निकालना। मैंने झुककर उस आदमी की तरफ देखा। कमरे की बत्ती जल रही थी। उसका मुंह जरा सा खुला था और आंखें मुर्दा हो चुकी थी। मैंने उसकी गर्दन की एक जानिब हाथ रख दिया। गर्दन की वो रग जो थोड़ी देर पहले जरूर धड़क रही होगी अब साकित हो चुकी थी। वो मर चुका था। जमीला वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो फिक्रमंद होकर बोली, अब क्या होगा? मैंने कहा, अब कुछ नहीं होगा। अगर ये शख्स जिंदा रहता तो बहुत कुछ हो जाना था। मैंने जमीला को बताया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी था और मुझे अपने साथ मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर ले जाना चाहता था। मैंने उसकी तलाशी ली। उसकी जेब में उसका शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखा। उसका नाम हरीश चंद्र था और मिलिट्री इंटेलिजेंस का VCO था। मैंने दरवाजे को जरा सा खोल कर बाहर देखा। क्योंकि मेरे रिवॉल्वर के आगे साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए फायर का धमाका नहीं हुआ था। बाहर शाम का अंधेरा कोहरे में घुल मिल गया था। मैंने किचन की तरफ निगाह डाली। किचन की बत्ती जल रही थी और पानी गिराने की आवाज आई। चचा खैरदीन खाना पकाने में मसरूफ था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि मकान में एक आदमी का खून हो गया है। जमीला घबराई हुई थी। कहने लगी, इस लाश को कहाँ छुपाओगे? हम जरूर किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मैंने उसे आहिस्ता से डांटते हुए कहा, तुम बेडरूम में कमरा बंद करके बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम जाओ। वो उठकर बेडरूम की तरफ चली गई। मैंने दरवाजा खोलकर एक बार फिर किचन की तरफ निगाह डाली। वहां खामोशी थी। सर्दी और कोहरे की वजह से किचन का दरवाजा बंद था। मकान की दाएं जानिब अंधेरा था। मैं लाश को किसी ऐसी जगह फेंकना चाहता था जहां किसी को पता न चल सके और लाश भी गायब हो जाए। अचानक मुझे नागिन की मुड़ी वाले शिगाफ का ख्याल आ गया। शिगाफ के अंदर यकीनन कोई अंधा कुआं था। मैंने
शिगाफ में पत्थर फेंक कर देखा था। पत्थर काफी नीचे जाकर जमीन से टकराया था। मैं लाश को अगर शिगाफ के अंदर फेंक दूं तो कयामत तक किसी को पता नहीं चल सकेगा। मैं तेजी से बेडरूम में जमीला के पास गया और उसे बताया कि मैं लाश को नागिन की मुड़ी की तरफ ले जा रहा हूँ। टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में जमीला पलंग पर लिहाफ घुटनों तक लिए सर झुकाए खामोश बैठी हुई थी। यकीनन वो भी सोच रही होगी कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। आराम चैन से जिंदगी बसर कर रहे थे। वहम गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा खूनी इनकलाब आ जाएगा और हम दरबदर हो जाएंगे। उसने सिर्फ नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा, जबान से कुछ न कहा। मैं बेडरूम का दरवाजा बंद करके लाश वाले कमरे में आ गया। इंटेलिजेंस वाले की लाश उसी तरह पड़ी थी। मैंने उसे अपने कंधे पर डाला और बड़ी एहतियात से दरवाजा खोलकर बाहर रात के सर्द अंधेरे में निकल आया। लाश का इतना वजन नहीं था। मैंने उसे इस तरह कंधे पर डाला था कि उसके सर की तरफ से आधा धड़ पीछे लटक रहा था। मैंने उसकी टांगों को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले रखा था। मकान के पिछवाड़े मैदान अंधेरे और कोहरे में डूबा हुआ था। मुझे समत का इल्म था। मैं चल पड़ा। जब मैदान खत्म हुआ तो कोहरे और अंधेरे की चादर में से नागिन वाली मुड़ी के खंडर का खाका उभरा। मैं लाश को लेकर उसके पीछे की तरफ आ गया। यहाँ वो सरकंडे थे जिनके पीछे दीवार में शगाफ था। मैंने शगाफ के पास आकर लाश को जमीन पर रखा और सांस दुरुस्त करने के बाद शगाफ में एक बार फिर पत्थर फेंका। पत्थर काफी नीचे जाकर जमीन से टकराया। टकराने की आवाज ऐसी थी जैसे वो ईंटों और पत्थरों पर गिरा हो। मैंने लाश को शगाफ में धकेल दिया। कोई 3 सेकंड के बाद लाश के जमीन की तह में गिरने की आवाज आई। ये मुझे बड़ी अच्छी जगह मिल गई थी। इस काम से फारिग होने के बाद मैं तेज तेज चलता हुआ वापस आया और जमीला को बताया कि सब ठीक हो गया है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। उसने कोई जवाब न दिया। वो एक बार फिर पुरस्कार हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।